हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू एंजल मैथ्स कंपटीशन। फ्रेंड्स, आज की वीडियो स्टार्ट करेंगे 25 अगस्त 2022 के आरआरसी ग्रुप डी के क्वेश्चनों का सॉल्यूशन। तो आज की वीडियो में इस प्रकार के जो मैथ्स के क्वेश्चन पूछे गए हैं वे सभी आपके सामने बहुत ही खतरनाक अंदाज में कराए जाएंगे और सभी क्वेश्चनों को एक टेक्निकल स्टाइल से आपको सिखाया जाएगा। तो फ्रेंड्स, आज की वीडियो में स्टार्ट करेंगे आज के क्वेश्चनों का बहुत ही ज़बरदस्त और खतरनाक सॉल्यूशन। तो आइए स्टार्ट करते हैं। आज का क्वेश्चन, दो संख्याओं का एलसीएम 120 है तथा एचसीएफ 5 है और उनका योग 55 है, तो संख्याओं के व्युत्क्रमों का योग बताए। तो जैसे कि आप सभी को मालूम है कि जब भी संख्याओं के व्युत्क्रमों का योग पूछा जाता है तो योग बटे दोनों संख्याओं का गुणनफल। तो देखिए यहाँ पर हम लिख लेते हैं व्युत्क्रमों का योग होता है दोनों संख्याओं का योग बटे दोनों संख्याओं का गुणनफल। और जैसे कि आप सभी को मालूम है दोनों संख्याओं का गुणनफल होता है बराबर एलसीएम गुणा एचसीएफ। तो ये दोनों संख्याओं का गुणनफल कहलाता है। तो दो संख्याओं का गुणनफल बराबर होता है उनके एचसीएफ और एलसीएम के गुणनफल के बराबर। तो यहाँ पर गुणनफल के स्थान पर हम एलसीएम गुणा एचसीएफ यानी दोनों का गुणनफल लिख लेते हैं, एलसीएम और एचसीएफ, क्योंकि दो संख्याओं का गुणनफल बराबर होता है एलसीएम और एचसीएफ के गुणनफल के बराबर। तो यहाँ पर हम एंट्री पुट करेंगे, योग होगा दो संख्याओं का 55 और गुणनफल लिखेंगे एलसीएम गुणा एचसीएफ, तो 120 गुणा 5। अब इसको हल करेंगे, 5 से 11 बार कटेगा, 11 बटे 120। तो यही हमारे क्वेश्चन का आंसर बनेगा 11 बटे 120। तो देखिए बहुत ही टेक्निकल और बहुत ही ईजी और बहुत ही सिंपल से तरीके से आपके सामने क्वेश्चन का सॉल्यूशन दिया है। अब आपके सामने नेक्स्ट क्वेश्चन, 1083 में कौन सी संख्या से गुणा किया जाए कि यह पूर्ण वर्ग बन जाए। देखिए 1083 में कौन सी संख्या से गुणा किया जाए कि यह पूर्ण वर्ग बन जाए। तो पूर्ण वर्ग बनाने के लिए जब हमसे पूछा गया है कि उसमें किस संख्या से गुणा किया जाए, तो पूर्ण वर्ग बनाने के लिए हम दी गई संख्या के फैक्टर्स करते हैं। तो देखिए यहाँ पर इसके फैक्टर्स करेंगे, फैक्टर्स के माध्यम से हमें यह मालूम हो जाता है कि उसमें किस संख्या से गुणा करने पर वह पूर्ण वर्ग बनेगा। तो देखिए हम दी गई संख्या को लिख लेते हैं 1083। तो यहाँ पर हम इसको बहुत ही आसानी से लिख लेते हैं। यहाँ पर विषम संख्या है तो ये विषम संख्या से कटेगी, तो इसके फैक्टर करेंगे, 3 से डिवाइड करेंगे, 3 तिया 9, 3 छंग 18, 3 एकम 3। तो जैसे कि हमें यहाँ पर 3 से डिवाइड करने के बाद तुरंत पता लग गया है कि 361 19 का पूर्ण वर्ग होता है। तो यहाँ पर एक पूर्ण वर्ग संख्या हमें ज्ञात हो गई है। और अब हम देखते हैं कि इसमें किस संख्या से गुणा करें कि यह पूर्ण वर्ग हो जाए। जैसे कि आप सभी को मालूम है 361 एक पूर्ण वर्ग संख्या है और उसके बाद बची हुई संख्या का गुणा करेंगे 3 का। तो यहाँ से हमें मालूम हो रहा है कि यदि मैं यहाँ पर 3 की गुणा करूँ तो यह एक पूर्ण वर्ग संख्या बन जाती है। तो 361 अपने आप में पूर्ण वर्ग है, तो इसको पूर्ण वर्ग करने के लिए यहाँ पर हम 3 से गुणा करेंगे। तो 3 से गुणा करने के बाद यह अपने आप में एक पूर्ण वर्ग बन जाती है। तो इसलिए हम कह सकते हैं कि दिए गई संख्या में 3 से गुणा करने पर वह पूर्ण वर्ग बन जाती है और यही हमारे क्वेश्चन का आंसर होगा 3। तो 3 से गुणा करने पर वह उसको परफेक्ट स्क्वायर बना देती है, तो हमारे क्वेश्चन का आंसर होता है 3। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, ये बहुलक माध्यिका और माध्य का सवाल है, तो इससे रिलेटेड भी आपके एग्जाम में क्वेश्चन पूछे जाते हैं। दिए गए क्वेश्चन के अंतर्गत बताया है कि माध्य बराबर 63 है, बहुलक 24 है, तो माध्यिका ज्ञात करें। तो माध्यिका ज्ञात करें तो इसका एक फॉर्मूला होता है, वो लिख लेंगे हम। बहुलक बराबर होता है 3 माध्यिका -2 माध्य।
तो इस फॉर्मूले के अकॉर्डिंग हम इस क्वेश्चन का आंसर आसानी से दे पाएंगे। तो देखिए फ्रेंड्स, यहाँ पर हम इस दिए गए सूत्र में यहाँ पर इनकी एंट्री भरेंगे माध्य बहुलक माध्यिका की। तो इस प्रकार हमें माध्यिका ज्ञात हो जाएगी। तो बहुलक का मान दिया है 24 बराबर 3 माध्यिका -2 माध्य का मान दिया है 63। तो यहाँ पर हम इसको आसानी से हल करेंगे। माइनस की वैल्यू इधर लाएंगे, 24 प्लस हो जाएगा ये 63 दूनी 126 बराबर 3 माध्यिका। और इस प्रकार यहाँ से हम माध्यिका का मान ज्ञात कर लेते हैं। तो देखिए यहाँ से हमें माध्यिका का मान ज्ञात हो जाएगा। 124 और 126 6 130 और 20 150। तो यहाँ पर हमें 150 ज्ञात हो गया है इन सभी का जोड़। और 150 को हम 3 से डिवाइड करेंगे, 3 पंजे 15, 50 बार ये कटेगा। तो हमारी माध्यिका का मान हो गया 50। और यही हमारे क्वेश्चन का आंसर होगा, जो कि बहुत ही इजी और सिंपल तरीके से आपके सामने क्वेश्चन का सॉल्यूशन दिया गया है। तो फ्रेंड्स, इस प्रकार के क्वेश्चन बहुत ही इजी होते हैं यदि उनको बहुत ही केयरफुल्ली और लैंग्वेज से पढ़ा जाए। तो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम, इसके बाद हमारा नया क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 4। तो इस बार देखिए क्वेश्चन नंबर 4 को करते हैं। किस तरह का क्वेश्चन पूछा गया है आरआरसी द्वारा। तो क्वेश्चन नंबर 4, तो देखिए क्वेश्चन नंबर 4, 10% साधारण ब्याज की दर से कोई राशि कितने वर्ष में 2 गुना हो जाती है। देखिए बहुत ही इजी और बहुत ही सिंपल टेक्निकल तरीके से आपको कराया जाएगा। 10% ब्याज की दर है 10%। तो दिए गए क्वेश्चन में ब्याज की दर है 10% और इस 10% की दर से कोई राशि कितने वर्ष में 2 गुना हो जाती है। यानी कि समय पूछा है कि कितने वर्ष में यह 2 गुना हो जाती है। तो देखिए जैसे कि हमें मालूम है हमारा मूलधन राशि 1 से यह 2 गुना हो जाती है, 1 से यह 2 गुना हो जाती है। और ये हमारा अमाउंट के बारे में कह रहा है कि मूलधन राशि 1 से 2 गुना हो जाती है। 2 गुना क्या होता है, ये अमाउंट होता है। और अमाउंट होता है मूलधन जमा ब्याज, यानी कि 1 से 2 गुना हो जाती है। तो हम यहाँ पर देख रहे हैं 1 से दुगना होने पर 1 का ब्याज लगता है। तो 1 से दुगना होने पर 1 का ब्याज लगता है। तो देखिए 1 पर 1 का ब्याज होता है 100%, क्योंकि कोई भी संख्या अपने आप में जब 1 होती है तो 1 को हम कहते हैं 100%। तो देखिए यहाँ से यहाँ तक उसको बनने में 100% का ब्याज लगा है, 100%। और ये 100% किस दर से लगा है, 1 साल में 10% की वार्षिक ब्याज दर है। तो 1 साल में 10% की दर से ब्याज हो गया 100%। तो यह कितने समय में होगा, तो 10% से यहाँ पर हम इसको डिवाइड करेंगे, 10 दाम 100, 10 बार कटा तो 10 वर्ष में यह दुगना हो जाता है। तो यहाँ से हम इस क्वेश्चन को बहुत इजी समझते हैं और आसान हो जाता है। तो देखिए बहुत इजी, बहुत आसान, क्योंकि क्वेश्चन की लैंग्वेज ही बोल रही है कि कोई धन 10% की दर से दुगना हो जाता है। तो 1 से दुगना, यानी कि जब 1 होता है और वह दुगना हो जाता है तो 1 का ब्याज लगता है, और 1 पर 1 का ब्याज तो होता है 100%। तो 100% ब्याज लगता है 10% की दर से। तो कितने समय में, 1 साल में 10% का ब्याज होता है तो 100% यानी 100% होने में उसे कितना समय लगेगा, 10 से 100 को काटेंगे, 10 दाम 100, 10 वर्ष।
तो दिए गए क्वेश्चन का आंसर होगा 10 वर्ष। तो देखिए हमने आपको 2 बार क्वेश्चन पढ़ाया है जिससे कि आपको इजी लगे। तो बहुत इजी क्वेश्चन आपसे पूछा गया है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने देखते हैं किस तरह का क्वेश्चन आपसे पूछा जा रहा है। देखिए क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन नंबर 5 में एक समचतुर्भुज का क्वेश्चन आपसे पूछा गया है। किसी समचतुर्भुज का परिमाप। देखिए समचतुर्भुज रोम्बस होता है जिसकी चारों भुजाएं समान होती है। ये हमारा समचतुर्भुज होता है जिसकी चारों भुजाएं समान होती है। तो किसी समचतुर्भुज का परिमाप 52 है। जैसे समचतुर्भुज का परिमाप होता है इसका 4 गुना भुजा। परिमाप बराबर होता है 4 गुना भुजा। तो परिमाप दिया है उसने 52, तो 4 गुना भुजा। भुजा हमारी समचतुर्भुज की ये होती है। तो यहाँ से हम इसकी भुजा ज्ञात करेंगे। 4 से इसको काटेंगे 52 को, तो 13 चौका 52, 13 बार कटेगा। तो यहाँ से इस समचतुर्भुज की भुजा आ गई 13। तो देखिए समचतुर्भुज की भुजा आ गई 13। तो चारों साइड से वह 13 के साइज का बना हुआ है तथा एक विकर्ण की लंबाई 10 है। तो इसमें एक विकर्ण दिया गया है। ये इस विकर्ण की लंबाई होती है 10। पूरी यहाँ से यहाँ तक की लंबाई होती है 10। और दूसरे विकर्ण की लंबाई हमें निकालनी है। और उसके बाद इसमें पूछा गया है कि इस समचतुर्भुज का क्षेत्रफल ज्ञात करें। तो देखिए आसानी से हम क्वेश्चन को हल करेंगे। जब समचतुर्भुज में 2 विकर्ण एक दूसरे को काटते हैं तो ये 90 डिग्री पर एक दूसरे को काटते हैं। ओ बिंदु पर यह 90 डिग्री पर एक दूसरे को काटते हैं। और जहाँ पर ये एक दूसरे को काटते हैं वहाँ पर दोनों विकर्ण आपस में इक्वल डिवाइड हो जाते हैं। यानी कि अगर ये पहला विकर्ण दिया है 10, तो 10 तो यहाँ से यहाँ लो हो जाएगा ये 5 और यहाँ से यहाँ तक हो जाएगा 5। क्योंकि ओ बिंदु पर विकर्ण जहाँ पर 90 डिग्री का कोण बनता है ओ बिंदु पर, तो वहाँ पर दोनों विकर्ण बराबर 2 भागों में डिवाइड हो जाते हैं। तो देखिए हमें आसानी से ज्ञात हो रहा है। यहाँ पर एक पाइथागोरस प्रमेय एक समकोण त्रिभुज बन रहा है। देखिए यहाँ से यहाँ तक ये एक समकोण त्रिभुज बना हुआ है। और समकोण त्रिभुज में 90 डिग्री के सामने की जो भुजा होती है वो कर्ण होती है। और कर्ण के बाद समकोण त्रिभुज में एक भुजा आधार और दूसरी भुजा लंब होती है। तो जैसे कि आपको पाइथागोरस ट्रिपलेट से मालूम होता है कि इसमें ये कर्ण की भुजा 13 है, एक भुजा इसमें 5 है, आधार की मान लीजिए आधार, और एक भुजा लंब हो जाएगी। तो 13 का वर्ग होता है 169, 5 का वर्ग होता है 25। तो 169 में से 25 घटाएंगे 144, 144 का वर्गमूल निकाल लेंगे 12। तो लंब हो गया उसका 12। तो देखिए लंब 12 हो गया पाइथागोरस ट्रिपलेट के अकॉर्डिंग। जहाँ 13 5 आ जाए तो एक भुजा होती है उसमें 12। और जब यहाँ से यहाँ लो ये 12 है तो यहाँ से यहाँ तक भी ये 12 होगी, क्योंकि 2 बराबर भागों में विकर्ण टूट जाता है। तो अब पूरा विकर्ण हो गया ये 12 12 24। तो अब हमें मालूम हुआ है कि समचतुर्भुज का एक विकर्ण 10 है, दूसरा विकर्ण है 24। तो हमें समचतुर्भुज का क्षेत्रफल ज्ञात करना है। तो देखिए इसका क्षेत्रफल होता है 1/2 विकर्णों का गुणनफल। ये इसका क्षेत्रफल होता है जो कि बहुत ही आसान है। तो 1/2 और दोनों विकर्णों का गुणनफल लिखेंगे 10 गुणा 24। अब इसको हल करेंगे 2 पंजे 10, 24 पंजे 120। तो समचतुर्भुज का क्षेत्रफल हो गया 120। तो देखिए फ्रेंड्स बहुत आसानी से आपके सामने क्वेश्चन का सॉल्यूशन दिया है। तो आप बहुत ही अच्छे तरीके से इन सभी क्वेश्चनों को सीख रहे हैं और इनके अकॉर्डिंग ही आपको हर एग्ज़ाम में क्वेश्चन मिल रहे हैं। तो बहुत ईजी से आप हर क्वेश्चन कर सकते हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने क्वेश्चन नंबर 6।
तो देखिए फ्रेंड्स, क्वेश्चन नंबर 6 देखते हैं और उसको भी आसान करेंगे। क्वेश्चन नंबर 6, तो देखते हैं क्वेश्चन नंबर 6 किस प्रकार का क्वेश्चन आपसे पूछा गया है। बहुत इजी क्वेश्चन आया है। देखिए, स्क्वायर रूट का क्वेश्चन है 729 माइनस रूट में 400। तो देखिए, ये बहुत इजी क्वेश्चन आपसे पूछा गया है। आरआरसी रेलवे ग्रुप डी ने आपसे बहुत इजी क्वेश्चन पूछा है, तो इस क्वेश्चन का सॉल्यूशन आप आसानी से दे सकते हैं। 729 का वर्गमूल होता है 27 और माइनस 400 का वर्गमूल होता है 20। तो 27 में से 20 घटाएंगे 7 बचेगा और यही हमारे क्वेश्चन का आंसर होगा 7। तो देखिए फ्रेंड्स, बहुत इजी क्वेश्चन आपके सामने और सॉल्यूशन भी आपके सामने हो चुका है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 7। अब हम क्वेश्चन नंबर 7 को बहुत ही सुंदर और टेक्निकल तरीके से करेंगे, जो कि आपसे पूछा गया है टाइम एंड वर्क। तो टाइम एंड वर्क का क्वेश्चन आपसे पूछा गया है। तो क्वेश्चन नंबर 7, ए बी से दुगना अधिक कार्य कुशल है। यानी कि यहाँ पर बताया गया है ए और बी दो व्यक्ति है, जिसमें ए की कार्य क्षमता या ए की कार्य कुशलता बी से दुगनी है। तो हम लिखते हैं क्वेश्चन की लैंग्वेज से, ए की कार्य कुशलता बी से दुगनी है। तो देखिए, जैसे कि क्वेश्चन की लैंग्वेज में बताया गया है कि ए की कार्य कुशलता बी से दुगनी है यदि दोनों मिलकर किसी काम को 36 दिनों में करते हैं। तो देखिए, दोनों मिलकर किसी काम को 36 दिनों में करते हैं, 36 दिन में दोनों कर लेते हैं, तो ए अकेला उस काम को कितने दिनों में करेगा। तो देखिए, सबसे पहले देखते हैं, दोनों मिलकर 36 दिन में करते हैं। तो जब 36 दिन में करते हैं तो हमें ये मालूम करना होता है कि वह कार्य कितना होता है। तो सबसे ज़रूरी है टोटल कार्य का पता लगाना, जिसको उन्हें करना है। तो देखिए, बहुत ही आसानी से आप टोटल कार्य का पता लगा सकते हैं। तो हमें टोटल वर्क देखना है, यानी कि कुल कार्य देखना है, कितना है कुल कार्य। जब ए एक दिन में 2 यूनिट करता है और बी करता है एक दिन में 1 यूनिट, और दोनों मिलकर 36 दिन में कर रहे हैं, तो दोनों की एक दिन की होगी 3 यूनिट। तो जब वे 3 यूनिट एक दिन में करते हैं तो 36 दिनों में कितनी यूनिट करेंगे, यहाँ से कुल कार्य का पता लग जाएगा। तो 36 तिये 108 होता है, 36 तिये 108 होता है टोटल कार्य। अब जैसे कि क्वेश्चन में पूछा है कि बताओ ए अकेला उस कार्य को कितने दिनों में, यानी कि इस टोटल कार्य को ए अकेला कितने दिनों में करेगा। ए की कार्य क्षमता है 2, यानी कि एक दिन में 2 यूनिट करता है, तो टोटल कार्य हमारा 3 गुणा 36 है, यानी कि 36 तिये 108 भी कह सकते हैं। तो इसको हम 2 से डिवाइड करेंगे तो यहाँ से हमें मालूम हो जाएगा कि ए अकेला उस कार्य को कितने दिनों में करता है। तो 2 से मैंने 36 को काटा 18 बार, 18 तिये 54, तो 54 दिनों में ए अकेला उस कार्य को कर लेता है। तो देखिए फ्रेंड्स, बहुत ही आसानी से और टेक्निकल तरीके से आपके सामने क्वेश्चन हो चुका है। और नेक्स्ट क्वेश्चन और जितने भी क्वेश्चन हम आपको कराएंगे बहुत इजी और एक ख़तरनाक तरीके से आपको क्वेश्चन कराए जाएंगे। और रेलवे ग्रुप डी के अलावा मैं एसएससी सीजीएल के क्वेश्चनों को भी बहुत ही आसानी से और बहुत ही टेक्निकल तरीके से एक ही कंसेप्ट से क्वेश्चन की लैंग्वेज और इक्वल टू इक्वल से कराता हूं, और उन सभी क्वेश्चनों को भी मैं इसी प्रकार बहुत ही इजी मेथड से कराऊंगा। और हमारी वीडियो आप देखते रहिए आगे। मैंने इससे पहले वीडियो में मैंने एसएससी सीजीएल से रिलेटेड वीडियो बनाई हुई है, उन सभी को देख लीजिए। तो फ्रेंड्स, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं और उसका सॉल्यूशन देखते हैं इम्पोर्टेड क्या होता है। एग्जाम में इम्पोर्टेड होता है क्वेश्चन का सिंपल और फास्टली तरीके से और आसानी से और टेक्निकल तरीके से उसका सॉल्यूशन करना, यानी कि उसको आसानी से सेकंडों में बताना। वही क्वेश्चन की ताकत है, वही टैलेंट है। और यदि आप किसी क्वेश्चन को लॉन्ग मेथड से XY लगा के उसको काफ़ी टाइम तक करते हो तो वो कंपटीशन में बेस्ट नहीं होता, उसमें टाइम ज़्यादा लग जाता है। तो इसलिए हमें कंपटीशन में अगर सिलेक्शन लेना है तो हमें एक
ऐसी टेक्निक का प्रयोग करना होगा जो सभी क्वेश्चन में लगती चल जाए और क्वेश्चन को इजी और सेकंडों में उसको सोल्व कर सके। तो ऐसी टेक्निक आपके लिए एग्ज़ाम में बेस्ट होगी, उसी से आपका सिलेक्शन होगा। तो उसी टेक्निक का यूज़ हम आपको सिखा रहे हैं, तो देखते रहिए फ्रेंड्स। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने, क्वेश्चन नंबर 8। तो क्वेश्चन नंबर 8 किस तरीके से आपसे पूछा जा रहा है, हम आपको इसका सॉल्यूशन बहुत ही सिंपल लैंग्वेज में बताएंगे। तो क्वेश्चन नंबर 8 आपके सामने है। देखिए क्वेश्चन नंबर 8, यह ट्रेन का सवाल है, यानी ट्रेन का क्वेश्चन है। तो इस क्वेश्चन को बहुत ही इजी कंसेप्ट से करेंगे। देखिए क्वेश्चन में बताया गया है कि समान लंबाई की दो ट्रेनें जो एक ही दिशा में चल रही है। देखिए समान लंबाई की दो ट्रेनें जो एक ही दिशा में चल रही है, एक आगे होगी एक पीछे होगी, क्योंकि एक ही दिशा में जब चलेगी तो एक आगे एक पीछे। आगे पीछे कैसे होती है, उनमें से एक की स्पीड ज़्यादा होगी, एक की स्पीड कम होगी, कम वाली पीछे रहेगी, ज़्यादा वाली आगे रहेगी। तो यहाँ पर स्पीड के कारण ही वे आगे पीछे होती है। तो यहाँ पर बताया गया है कि दो ट्रेन जो एक ही दिशा में चल रही है और दोनों की लंबाई भी समान है। एक ट्रेन 55 की चाल से और दूसरी 45 मीटर प्रति सेकंड की चाल से चल रही है। देखिए ये जो आगे है ये हम लेंगे 45 मीटर प्रति सेकंड की चाल से, और ये जो पीछे है जो इसको पार करेगी इसकी चाल है 55 मीटर प्रति सेकंड। तो देखिए दोनों ट्रेनों की चाल बताई गई है, एक 45 मीटर प्रति सेकंड की चाल से चल रही है, दूसरी 55 मीटर प्रति सेकंड की चाल से चल रही है। तो इसमें इसकी चाल ज़्यादा है 10 मीटर प्रति सेकंड, या पहले वाली ट्रेन से 10 मीटर प्रति सेकंड अधिक चल रही है। तो इसका मतलब यह वाली ट्रेन इस वाली ट्रेन को पार कर लेगी। तो देखिए ये एक दूसरे को 26 सेकंड में पार करते हैं। तो दोनों एक दूसरे को 26 सेकंड में पार करते हैं। प्रत्येक ट्रेन की लंबाई बताए, बहुत ही आसानी से करेंगे। देखिए ट्रेन की लंबाई, तो देखिए दोनों का जो समय है एक दूसरे को पार करने का, यानी कि इसमें यह ट्रेन इसको 26 सेकंड में पार कर लेती है। तो समय हमें 26 सेकंड दिया गया है, टाइम 26 सेकंड का समय दिया है। तो यहाँ से हमें टोटल दूरी ज्ञात करनी है, और वो टोटल दूरी दोनों ट्रेन की आएगी। दोनों ट्रेन जब एक दूसरे को आगे पीछे से ऐसे पार करेगी तो यहाँ पर दोनों ट्रेन की टोटल कुल दूरी आ जाती है। तो देखिए कुल दूरी हमें दोनों की ज्ञात हो जाएगी, कुल दूरी, और दूरी बराबर होता है चाल गुणा समय। तो जब वह एक दूसरे को पार कर रही है तो उनकी चाल का अंतर हो गया 10 मीटर प्रति सेकंड, और कितने समय में, 26 सेकंड में। तो 26 सेकंड में दूरी बराबर होगी चाल गुणा समय, तो टोटल दूरी होगी 260। तो 260 मीटर की टोटल दोनों ट्रेन की दूरी हमें ज्ञात हो चुकी है। अब उसमें से पूछा है प्रत्येक ट्रेन की लंबाई बताइए। तो प्रत्येक ट्रेन की लंबाई जैसे कि क्वेश्चन में दिया है, दोनों ट्रेनों की लंबाई समान है, यानी कि बराबर बराबर है, और दोनों ट्रेनों की टोटल दूरी हमें 260 ज्ञात हो चुका है। तो प्रत्येक ट्रेन की लंबाई होगी 130 मीटर, क्योंकि 2 से इसको डिवाइड कर देंगे, प्रत्येक ट्रेन की लंबाई आ जाएगी 130 मीटर, और यही हमारे क्वेश्चन का आंसर बनेगा। तो देखिए फ्रेंड्स बहुत आसानी से हम हर क्वेश्चन कर सकते हैं, यदि हम क्वेश्चन की लैंग्वेज और उसके इक्वल टू इक्वल कंसेप्ट पर ध्यान दें तो क्वेश्चन कुछ भी नहीं होता, बहुत आसानी से हल हो जाता है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 9। क्वेश्चन नंबर 9, तो क्वेश्चन नंबर 9 देखेंगे किस तरीके से यह ट्रिग्नोमेट्री का क्वेश्चन आपके सामने बताया गया है कि पूछा गया है कि 1 + tan स्क्वायर थीटा, देखिए 1 + tan स्क्वायर थीटा और गुणा में 1 - sin थीटा
और 1 प्लस साइन थीटा। तो देखिए कितना इजी क्वेश्चन आपसे पूछा गया है कि इसका मान ज्ञात करें। तो वो है वेरी इजी, वेरी सिंपल क्वेश्चन आपके सामने। 1 जमा टेन स्क्वायर थीटा होता है सेक स्क्वायर थीटा। देखिए इसकी वैल्यू होती है 1 जमा टेन स्क्वायर थीटा की वैल्यू होती है सेक स्क्वायर थीटा, गुणा में एक बार जोड़ा है 1 माइनस साइन थीटा, घटाया है एक बार और एक बार जोड़ा गया है 1 जमा साइन थीटा। यहाँ वर्गांतर का कंसेप्ट लगता है तो इसको ऐसे लिख लेते हैं 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा, ये इसका रूप बन जाता है। अब यहाँ पर भी इसका फार्मूला होता है 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा होता है बराबर कोस स्क्वायर थीटा के। अब यहाँ पर इसकी वैल्यू पुट करेंगे और यहाँ पर हम लिखेंगे सेक स्क्वायर थीटा, सेक स्क्वायर थीटा इसकी वैल्यू लिखेंगे गुणा कोस स्क्वायर थीटा। और जैसे कि आप सभी को मालूम है सेक स्क्वायर थीटा गुणा कोस स्क्वायर थीटा का मान 1 होता है, तो इसका मान आ गया 1। तो ये बहुत ही आसान है, यदि आप ऐसे चाहो तो ऐसे कर सकते हैं या फिर इसको 1 सिद्ध करके देखते हैं। सेक स्क्वायर थीटा का सूत्र ये भी होता है 1 बटा कोस स्क्वायर थीटा और गुणा में कोस स्क्वायर थीटा लिखेंगे। कोस स्क्वायर थीटा से कोस स्क्वायर थीटा फिर भी हमारा 1 ही आता है, तो यही हमारे क्वेश्चन का आंसर होता है। तो आप इसको इस तरीके से या इस तरीके से भी कर सकते हैं, तो आपके क्वेश्चन का आंसर 1 बनेगा। तो आइए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 10। तो क्वेश्चन नंबर 10 देखते हैं किस तरीके से हम इसको हल करेंगे और कितना इजी तरीका आपको सिखाएंगे। इन सभी चीज़ों को आपको ध्यान रखना है। क्वेश्चन नंबर 10 किस तरीके से आपके सामने आसान बनाया जाएगा। तो देखिए क्वेश्चन नंबर 10 कितना आसान बनाया जाएगा आपके सामने। 2000 रुपये, ये हमारा साधारण ब्याज से रिलेटेड क्वेश्चन है, साधारण ब्याज का क्वेश्चन है ये। देखिए मूलधन राशि 2000 रुपये दी गई है और एक दर दी है इसमें R1 4.5% और दूसरी दी गई है दर R2 5.5%। तो देखिए एक धन 4.5% पर दिया गया है और वही 5.5% पर दिया गया है। तो ब्याज की दर से 2 वर्षों का ब्याज का अंतर कितना होगा। तो देखिए इस तरह का क्वेश्चन है आपके सामने। पहले आप क्वेश्चन को समझ लीजिए। क्वेश्चन में पूछा क्या गया है, क्या क्या पूछा गया है। ये कहा गया है कि एक धन को 4.5% की दर पर और 5.5% की दर पर दिया गया है, समय 2 साल के लिए। तो जैसे 2 साल पूरे हो गए तो दोनों से प्राप्त ब्याज का अंतर ज्ञात करो। तो जो दोनों से हमें ब्याज प्राप्त होगा उन ब्याजों का अंतर हमें बताना है। तो बहुत ही सिंपल तरीका आपके सामने। देखिए दोनों के ब्याजों का अंतर हमें ज्ञात करना है 2000 रुपये पर और टाइम दिया है 2 वर्ष, टाइम दिया है 2 वर्ष। तो देखिए 1 वर्ष में हमारी ब्याज दर का अंतर बैठता है 1%। इन दोनों का अंतर होता है 1% 1 साल का। तो 2 साल के लिए हो गया 2% और ये 2% हमारे ब्याज का अंतर है। तो 2000 पर 2% जैसे हम निकालेंगे तो ये ब्याज का अंतर हमें ज्ञात करेगा। तो परसेंट से मैंने 2 जीरो काटी, 20 दूनी 40। तो 20 और 2 की गुणा करेंगे 40। तो 40 रुपये दोनों धनों का ब्याज का अंतर होगा 40 रुपये। यही हमारे क्वेश्चन का आंसर है 40 रुपये। तो देखिए आसानी से क्वेश्चन हल हो जाते हैं और आगे भी आपके सामने इसी प्रकार क्वेश्चन हल होते रहेंगे और इजी कंसेप्ट में आपको क्वेश्चनों का सॉल्यूशन दिया जाता रहेगा। तो नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने क्वेश्चन नंबर 11। क्वेश्चन नंबर 11। तो क्वेश्चन नंबर 11 देखते हैं किस तरीका सॉल्यूशन आपके सामने बताया जाएगा। क्वेश्चन नंबर 11, 2000 रुपये की वस्तु को 15% और 20% के 2 क्रमिक छूटों पर बेचा जाता है। तो देखिए 2000 रुपये की वस्तु
को 2 छूटों पर बेचा जाता है, यानी कि इस पर 2 छूट दी जाती है। पहली छूट है 15%, दूसरी छूट है 20%। और इन दोनों छूटों को देने के बाद पूछा गया है कि उसका विक्रय मूल्य क्या होगा, यानी कि वह वस्तु कितने रुपए में बेची जाएगी। तो बहुत आसानी से उसका विक्रय मूल्य ज्ञात करेंगे। 2000 रुपये की वस्तु पर पहली छूट दी है 15 की, तो 15 की छूट देने के बाद वह 85% में बिकेगी। और दूसरी छूट दी गई है 20% की, तो 80% में बिकेगी। अब इसको हम यहाँ से हल करेंगे तो यहाँ से हमें मालूम हो जाएगा कि वह वस्तु अब कितने रुपए में बिकेगी। दोनों छूट देने के बाद उसका विक्रय मूल्य पूछा गया है। तो बहुत ही आसानी से 2 जीरो से 2 जीरो और 2 जीरो से ये 2 जीरो काटी हमने, और इनकी गुणा करेंगे। 2 पंजे 10, 2 अट्ठे 16 और 1 17, 170 गुणा 8, 8 0 0 8 17 अट्ठे 136, यानी कि 1360 रुपये। तो उसका जो विक्रय मूल्य होगा वह 1360 रुपये होगा। बहुत ही आसानी से क्वेश्चन हल किया जा रहा है, और हर क्वेश्चन ऐसे ही खतरनाक तरीके से आपको सिखाए जाएंगे। तो नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए आप, क्वेश्चन नंबर 11 देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 12। और 12वें क्वेश्चन में हम देखते हैं किस प्रकार का क्वेश्चन आपसे पूछा जा रहा है। ये क्वेश्चन नंबर 12 आपके सामने आएगा। क्वेश्चन नंबर 12, तो देखिए क्वेश्चन नंबर 12 में क्या पूछा गया है ये हमें बताना है। तो जैसे कि क्वेश्चन में कहा गया है 1 जमा 3 जमा 5 जमा 7 इस प्रकार से जमा 21 तक हमसे पूछा गया है कि इन संख्याओं का योग ज्ञात करें। अब आपको क्वेश्चन देखते ही पता लग जाना चाहिए कि दी गई क्वेश्चन में संख्याएं जो है विषम संख्याओं का योग पूछा गया है, और ये क्रमागत विषम संख्या ही है, क्योंकि 1 3 5 7 9 11 13 15 17 19 21 इस तरह की संख्याओं का योग जब पूछा जाता है तो बहुत ही आसान होता है। इसका कंसेप्ट होता है जितनी कुल संख्या होगी उसी का वर्ग करेंगे, जितनी कुल संख्या होगी उसी का वर्ग करेंगे, यही इन सभी संख्याओं का योग देगा। तो यानी कि इसी से इन सभी संख्याओं का योग ज्ञात हो जाएगा। तो अब हम देखते हैं यहाँ से यहाँ तक हमारे पास कुल कितनी संख्याएं है, यानी कुल कितने नंबर है। तो नंबर का मालूम करने के लिए हमें पता है पहली संख्या और आखिरी संख्या दोनों को जोड़कर 2 से भाग, यानी कि पहली संख्या और आखिरी संख्या दोनों को जोड़कर 2 से भाग करने पर हमें कुल नंबर संख्याओं का पता लग जाता है। तो 21 और 1 22, 22 को 2 से भाग करेंगे 11, तो कुल संख्याएं 11 है। अब यहाँ पर n का मान हमें ज्ञात हो चुका है, तो यहाँ पर 11 का वर्ग करेंगे। 11 का वर्ग होता है 121, और यही हमारे क्वेश्चन का आंसर है 121। तो बहुत ही आसानी से क्वेश्चन का सॉल्यूशन हो चुका है, दिए गए क्वेश्चन का आंसर हो गया 121। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं कि किस तरह का क्वेश्चन आपसे पूछा जा रहा है। क्वेश्चन नंबर 13, क्वेश्चन नंबर 13 में जानेंगे कि क्या क्वेश्चन में पूछा गया है, ये हम क्वेश्चन नंबर 13 में जानेंगे। क्वेश्चन नंबर 13 देखिए बहुत ही आसान सा क्वेश्चन पूछा गया है, अलजेब्रिक क्वेश्चन। अलजेब्रिक क्वेश्चन आपके सामने है, x जमा 1 बटे x बराबर 4 है, 14 है यहाँ पर। तो x स्क्वायर प्लस 1 बटे x स्क्वायर का मान ज्ञात करें। तो ये बहुत ही इजी कंसेप्ट होता है, बहुत आसान होता है। एक तो ये होता है हमारा दोनों ओर स्क्वायर करने पर हमें x स्क्वायर प्लस 1 बटे x स्क्वायर का मान ज्ञात हो जाता है। एक कंसेप्ट तो ये है जो कि मैं आपके सामने बताऊंगा, इससे भी हम क्वेश्चन का सॉल्यूशन कर सकते हैं। जैसे कि x स्क्वायर प्लस 1 बटे x स्क्वायर प्लस 2ab, यानी कि 2 आ जाएगा, 2x गुणा 1 बटे x कट जाएगा, ये x गुणा 1 बटे x बराबर 14 का वर्ग होता है 196। x से x कटा, 2 इधर जाके घटेंगे, एक्स स्क्वायर जमा 1 बटे एक्स स्क्वायर बराबर हो गया 194, और यही हमारे क्वेश्चन का आंसर बनेगा 194।
तो देखिए फ्रेंड्स, बहुत ही आसानी से क्वेश्चन का सॉल्यूशन हो गया है 194। लेकिन अब इसको हम एक ट्रिक्स के अकॉर्डिंग भी देखते हैं कि इसको कैसे हल किया जाता है अदर तरीके से। तो उसका दूसरा तरीका है आपके सामने, बहुत ही इजी। यदि हमें इसका मान निकालना है एक्स स्क्वायर जमा 1/x², तो दिया गया नंबर जो यहाँ पर है 14 का वर्ग करके 2 घटा देते हैं। तो इसमें से 14 का वर्ग करके 2 घटाते हैं। ये बहुत ही आसान कंसेप्ट है। 14 का वर्ग होता है 196 - 2 194। तो यही हमारे क्वेश्चन का आंसर है। और ये एक प्रकार की ट्रिक्स है जो अलजेब्रिक क्वेश्चनों में सिखाई जाती है। जब आपको सीजीएल के क्वेश्चनों को कराया जाएगा और उसमें एक टॉपिक अलजेब्रिक यानी बीजगणित को सिखाया जाएगा, तो वहाँ पर आपको बहुत सारी खतरनाक तकनीकी और बहुत ही सिंपल टेक्निकल तरीके आपको सिखाए जाएंगे। तब वहाँ पर आपके लिए आसान हो जाएगा। तो उसी कंसेप्ट में से ये आपके सामने एक ट्रिक्स है। जब भी इस प्रकार का क्वेश्चन पूछा जाए तो गिवन नंबर का वर्ग करके उसमें से 2 घटा दे, क्वेश्चन का आंसर हमें प्राप्त हो जाएगा। तो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 14। क्वेश्चन नंबर 14 देखेंगे। इस क्वेश्चन नंबर 14 में हमसे क्या पूछा गया है। तो यहाँ पर एक गोले से रिलेटेड क्वेश्चन हमसे पूछा गया है कि एक गोले की त्रिज्या 7 सेंटीमीटर है और उसका संपूर्ण पृष्ठ हमें ज्ञात करना है। तो बहुत ही आसानी से क्वेश्चन हल होगा। देखिए, एक गोले की त्रिज्या है, ये गोला है, तो इसकी त्रिज्या 7 सेंटीमीटर है। त्रिज्या 7 सेंटीमीटर है। तो इसका संपूर्ण पृष्ठ बताइए। संपूर्ण पृष्ठ बताना है इसका। तो संपूर्ण पृष्ठ बताने के लिए हम जानते हैं इसकी त्रिज्या 7 सेंटीमीटर है। तो गोले का संपूर्ण पृष्ठ होता है 4πr²। ये तो गोले का संपूर्ण पृष्ठ होता है 4πr²। यहाँ पर इसकी वैल्यू पुट करेंगे, क्वेश्चन का आंसर आ जाएगा 4 पाई का मान 22/7 और r² 7 × 7। यहाँ से हल करेंगे, 7 से 7 कटेगा, 22 × 7 154 × 4, 15 चौक 60, 4 चौक 16, 616। तो यही हमारे क्वेश्चन का आंसर है। 154 × 4 करेंगे तो 616 हमारे क्वेश्चन का आंसर बनेगा। तो देखिए, गोले के संपूर्ण पृष्ठ क्षेत्रफल का मान हो गया 616। तो नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने 15वां क्वेश्चन। कोई भी क्वेश्चन आपके सामने आएगा वो बहुत ही इजी तरीके से आपको सिखाया जाएगा और हर क्वेश्चन को हम ये आसान और इजी टेक्निक से आपको सिखा रहे हैं और आगे भी सिखाते रहेंगे। क्वेश्चन नंबर 15 देखते हैं, 15वें क्वेश्चन को देखते हैं कि क्वेश्चन नंबर 15 में क्या पूछा गया था। ये सभी क्वेश्चन आपको 25 अगस्त 2022 के जो एग्ज़ाम में आरआरबी रेलवे ग्रुप डी ने क्वेश्चन को पूछा है मैथ्स के अंदर, तो उन सभी का सॉल्यूशन आपके सामने कराया जा रहा है। ये हमारी फर्स्ट शिफ्ट, सेकंड और थर्ड, फर्स्ट सेकंड और थर्ड शिफ्ट के क्वेश्चनों का जो सॉल्यूशन है वो आपको कराया जा रहा है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 15। यह एक द्विघात समीकरण से रिलेटेड क्वेश्चन आपसे पूछा गया है, जिसमें कहा गया है कि किसी द्विघात समीकरण का एक मूल दूसरे मूल का आधा है। तो देखिए, एक द्विघात समीकरण होती है ax² + bx + c = 0। ये हमारे द्विघात समीकरण का रूप होता है। तो इस रूप से रिलेटेड हमसे उसने क्वेश्चनों को पूछा है, जैसे कि कहा है कि उसमें एक मूल दूसरे मूल का आधा होता है। तो हमारा एक मूल होता है अल्फ़ा, एक होता है बीटा। तो इस बीटा के मूल का आधा होता है एक मूल। अगर ये 2 है तो इसका आधा हो गया ये 1। ऐसे कर सकते हैं। तो एक मूल दूसरे मूल का आधा होता है। या तो आप ऐसे लिख लीजिए या फिर आप इसको ऐसे लिख लीजिए, इसको 2 मान लीजिए, इसको 1 मान लीजिए, तो इससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। एक मूल दूसरे मूल का आधा होता है, या ऐसे लिख लीजिए या फिर इसको ऐसे लिख लीजिए, एक ही बात है। ये मैंने इसलिए बार बार लिखा है जिससे कि आपको कोई डाउट ना हो।
तो हमारी क्वेश्चन की लैंग्वेज आ चुकी है। अब आगे बढ़ते हैं, तो वह समीकरण ज्ञात कीजिए। देखिए, इस प्रकार का समीकरण रूप हमें ज्ञात करना है, तो इसका एक कंसेप्ट होता है द्विघात समीकरण ज्ञात करनी है। तो इस समीकरण को ज्ञात करने के लिए हमें ये लिखना होता है एक्स स्क्वायर माइनस दोनों मूलों का योग अल्फा प्लस बीटा इंटू एक्स प्लस दोनों मूलों का गुणनफल होगा बराबर 0। तो ये हमारी द्विघात समीकरण ज्ञात करने का कंसेप्ट होता है। अब इसमें हम यहाँ पर अल्फा बीटा की वैल्यू पुट करेंगे और यहाँ से हमारी द्विघात समीकरण हमें ज्ञात हो जाएगी। तो देखिए, एक्स स्क्वायर माइनस अल्फा प्लस बीटा का जोड़ेंगे मान 2 और 1 3x प्लस अल्फा बीटा दोनों की गुणा करेंगे 2 एकम 2 बराबर 0। तो ये हमारे क्वेश्चन का आंसर बनेगा और यही हमारी द्विघात समीकरण बनेगी। एक्स स्क्वायर तो यहाँ पर ये आएगा माइनस का ए एक्स स्क्वायर माइनस बी एक्स प्लस सी बराबर 0। तो यहाँ पर एक्स स्क्वायर माइनस अल्फा बीटा दोनों मूलों का योग गुणा एक्स प्लस दोनों मूलों का गुणनफल बराबर 0। तो ये हमारा सूत्र होता है, लिख लीजिए आप, एक्स स्क्वायर माइनस मूलों का योग बार एक्स जमा मूलों का गुणनफल बराबर 0। ये हमारी द्विघात समीकरण का रूप होता है। इसमें हमने इसकी एंट्री भरी और हमारे क्वेश्चन का आंसर हमें ज्ञात हो गया है। तो फ्रेंड्स, इस प्रकार के क्वेश्चनों का सॉल्यूशन बहुत इजी आपको देखने को मिलेगा। अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 16। तो क्वेश्चन नंबर 16 हम देखते हैं किस तरह से आपसे क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं और उन सभी क्वेश्चनों का सॉल्यूशन हम आपके सामने किस प्रकार से आसान करके दे रहे हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 16, यह एक चतुर्भुज से रिलेटेड क्वेश्चन है। किसी चतुर्भुज पी क्यू आर एस के कोणों का अनुपात। देखिए, एक हमारा चतुर्भुज है पी क्यू आर एस। पी क्यू आर और एस, ये हमारा एक चतुर्भुज है। इसके कोणों का अनुपात 10 5 3 2। इसके कोणों का अनुपात दिया है 10 5 3 और 2। तो बताए 3p जमा 2r, तो 3p जमा 2r का मान हमें ज्ञात करना है। जैसे कि आप सभी जानते हैं कि एक चतुर्भुज के सभी कोणों का योग होता है 360। तो यहाँ पर हम क्वेश्चन की लैंग्वेज और इक्वल टू इक्वल कंसेप्ट से क्वेश्चन हल करेंगे। यानी कि सभी चतुर्भुज के सभी कोणों का योग होता है 360 और हमारे सारे कोणों का योग यहाँ से जोड़ेंगे 10 और 10 20। देखिए 20 हो गया ये, तो इक्वल टू इक्वल 0 से 0 2 से 36 को काटा 18 बार। अब हमें p की वैल्यू और r की वैल्यू ज्ञात करनी और फिर यहाँ पर हम उस वैल्यू को पुट करेंगे और यहाँ से हमें उसका मान ज्ञात हो जाएगा। तो सबसे पहले हम p का मान ज्ञात करेंगे। ये हमारा p है, ये q है, ये r है और ये s है। तो p का मान ज्ञात करने के लिए 18 दाम 180, 10 गुणा 18 180 हो गया। 18 दाम 180। r का मान ज्ञात करने के लिए 3 गुणा 18 करेंगे, 18 तिये 54। तो यहाँ से हमारे क्वेश्चन का आंसर अब तैयार हो जाएगा। देखिए 3 गुणा p का मान हो गया 180 प्लस 2 गुणा 54 r का मान, तो 18 तिये 54 540 प्लस 54 दूनी 108, दोनों को जोड़ेंगे 648। तो देखिए दोनों को जोड़ने पर हमारे क्वेश्चन का आंसर बनता है 648। तो बहुत ही आसानी से क्वेश्चन को हल किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 17। तो 17वें नंबर का क्वेश्चन हम हल करेंगे बहुत ही आसान मेथड से और टेक्निकल तरीके से। क्वेश्चन नंबर 17,
देखते हैं क्वेश्चन नंबर 17 में हमसे क्या पूछा गया है। देखिए बहुत ही आसानी से क्वेश्चन हल होगा। द्विघात समीकरण का क्वेश्चन है ये। एक्स स्क्वायर माइनस 3x माइनस 12 के मूलों का योग, इसके मूलों का योग। तो ये क्वेश्चन हमसे पूछा गया है। यह एक द्विघात समीकरण है, इसमें इसके मूलों का योग हमसे पूछा गया है। किस प्रकार हमें इसके मूलों का योग ज्ञात करना है। तो जैसे कि आप सभी को मालूम है मूलों का योग होता है, मूलों का योग, मूलों का योग। तो देखिए माइनस x का गुणांक बटे एक्स स्क्वायर का गुणांक, ये हमारे मूल के योग का कॉन्सेप्ट होता है। यहाँ पर अब एंट्री बनेंगे माइनस x का गुणांक, यहाँ पे -3 दिया गया है तो -3 भरेंगे, और बटे में एक्स स्क्वायर का गुणांक 1 है, 1 भरेंगे यहाँ पर। अब इसको हम आसानी से हल करेंगे और यही हमारे मूलों का योग हमें ज्ञात करेगा। तो देखिए माइनस माइनस की गुणा करेंगे प्लस का हो जाएगा 3 बटे 1, 1 से 3 को भाग करेंगे 3, तो मूलों का योग हो गया 3। और यही हमारे क्वेश्चन का आंसर है, मूलों का योग 3। तो क्वेश्चन नंबर आपके सामने 17 भी हो चुका है। क्वेश्चन नंबर 18, तो क्वेश्चन नंबर 18 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 18, 10 वर्ष पहले पिता और पुत्र की आयु, ये आयु संबंधी क्वेश्चन है आपके सामने। 10 वर्ष पहले पिता और पुत्र की आयु का अनुपात। देखिए यहाँ पर ये फादर लिखेंगे हम और इधर सन लिखेंगे। तो 10 वर्ष पहले, 10 वर्ष पूर्व पिता और पुत्र की आयु का अनुपात 3:1 था। देखिए 3:1 लिख लेंगे यहाँ पर। बहुत ही आसानी से और सिंपल टेक्निक से आपको क्वेश्चन कराया जाएगा। इसके बाद का है 10 वर्ष बाद, फिर लिखेंगे टाइम 10 वर्ष बाद। 10 वर्ष बाद यह अनुपात 2:1 का हो जाता है उनका। पिता और पुत्र की आयु का अनुपात 2:1 हो जाता है। तो पिता की वर्तमान आयु हमें ज्ञात करनी है, यानी कि पिता की वर्तमान आयु हमें ज्ञात करनी है। तो देखिए कैसे किया जाएगा। सबसे पहले दिए गए समय को हम जोड़ लेते हैं। कितना समय होता है 10 10 20। देखिए इक्वल टू इक्वल कंसेप्ट से ही क्वेश्चन हल होगा। 10 10 20 क्रॉस मल्टी का अंतर करेंगे यहाँ पर। 3 एकम 3, 2 एकम 2, अंतर हो गया 1। 1 से इसको भाग करेंगे, इसको इस 1 से हम भाग करेंगे, और जो यहाँ का अंतर होगा 1 होगा इन दोनों का अंतर, उससे हम यहाँ पर गुणा कर लेते हैं। अब इसको हम हल करेंगे। इस तरह के आयु संबंधी जितने भी क्वेश्चन होंगे, हजारों क्वेश्चन भी होंगे, वे सभी आपके इसी प्रकार से आसान हो जाएंगे। ये बहुत ही खतरनाक और बहुत इजी टेक्निक है, इसके अकॉर्डिंग आप कर सकते हैं। और इक्वल टू इक्वल टेक्निक है ये। देखिए रेशो और संख्या इक्वल टू इक्वल करके मैंने यहाँ पर लिखा है। 1 से 1 डिवाइड किया और यहाँ पर फादर के रेशो में गुणा करेंगे। 20 3 60, तो 20 3 60 वर्ष की आयु का होगा पिता। कब? 10 वर्ष पहले। तो जब पिता की आयु 10 वर्ष पहले 60 थी तो आज वह 70 साल का होगा। तो अगर हम कहें कि आज उसकी आयु कितनी है, तो 10 वर्ष पहले 60 थी, 10 जोड़ेंगे आज होगी 70 वर्ष। तो आज पिता की आयु 70 वर्ष है। यही हमारे क्वेश्चन का आंसर बनेगा, 70 वर्ष। तो देखिए फ्रेंड्स, आपके सामने मैंने ये 18 क्वेश्चन आपके सामने बहुत ही सिंपल और टेक्निकल तरीके से हल करने की कोशिश की है, और आगे भी मैं इससे अच्छी और बहुत ही टेक्निकल तरीके से क्वेश्चनों का सॉल्यूशन लाता रहूँगा। और हमारी यही कोशिश रहेगी कि आप मैथ में सबसे खतरनाक और सुपर बने, जिससे कि आपका एग्ज़ाम बहुत ईजी से, बहुत ही आसानी से क्लियर हो जाए। तो हम आपसे यही उम्मीद करते हैं कि आप हमारी ट्रिक्स को, हमारी टेक्निक को, हमारी कलाकारी को सीखकर अपने एग्ज़ाम में आगे बढ़ेंगे। थैंक यू।